इजराइल, ईरान, अमेरिका जंग के बीच सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पेट्रोल डीजल के दाम भारत में बढ़ सकते हैं। तो आंसर है बिल्कुल बढ़ सकते हैं। अगर ऐसे ही वॉर चलती रही तो आखिर भारत सरकार कब तक स्थिति को संभालेगी। एक्शन लेना पड़ेगा और कहा जा रहा है 10 से 15 रुपए तक ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी गैस बढ़ सकती। पेट्रोल डीजल के प्राइस 10 से 15 रुपए तक बढ़ सकते हैं। हेलो गाइस, तो अब मेरा नाम है राजा चौधरी। जय हिंद। और आज हम बात करेंगे पेट्रोल डीजल के दाम के बारे में। जंग के चलते यानी वॉर के चलते $146 तक पहुंच चुका है क्रूड ऑयल। यूरोप में गैस की कीमत 30% तक बढ़ चुकी है। अगर किस गैस की कीमत बढ़ी है तो पता नहीं मेरे को। ईरान की ओर से खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर नए हमलों के बाद, ये देखो मतलब न्यूज़ भी कितनी दोगलिट है। अभी इसमें लिखा है ईरान की ओर से, पहले ये लिखा होना चाहिए, जबकि पहले इजराइल की ओर से ईरान के सबसे बड़े एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया। उसके बाद ईरान ने इन खाड़ी देशों के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया। तो न्यूज़ में क्या दिखाया जा रहा है कि ईरान की ओर से खाड़ी देशों के एनर्जी ठिकानों पर हमले के बाद ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल और नेचुरल गैस की कीमतों में 30% तक का उछाल देखने को मिला है। वाह। मतलब ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर आपने हमला किया, तब आपको ये सोचना चाहिए था कि ईरान भी वापस हमला करेगा, लेकिन ये सोचते हैं कि सिर्फ ईरान से पिटता रहे, ईरान हमला ना करे। जंग शुरू होने के बाद से भारत में क्रूड की कीमतें लगभग दोगुनी होकर $146 हो चुकी है। इसके बढ़ने से भारत में पेट्रोल डीजल के दाम 10 से 15 रुपये बढ़ सकते हैं। पर देखने ये होगा कि भारत सरकार इस चीज़ को कैसे काउंटर करती है, कौन सी तकनीक कह रहा हूँ, मतलब कैसे काउंटर करेगी, कैसे फेस करेगी इस सिचुएशन को बिना दाम बढ़ाए। क्योंकि आप देखो तो इंडिया में अब इतने रिच लोग नहीं रहते हैं, पूरी पॉपुलेशन इतनी रिच नहीं है कि वो इस चीज़ को झेल सके। 10 से 15 रुपए कोई आम बात नहीं है। अगर एक आदमी की जेब से डेली 10 से 15 रुपए निकलते हैं तो किसी दिन 30 दिनों में जितने पैसे एक आदमी से जाते हैं वो किसी की एक दिन की आमदनी होती है। लोग 300 रुपये दिन में कमाते हैं, तो आप समझ रहे हैं। तो ये एक बड़ा काउंटर है कि भारत सरकार इसको कैसे काउंटर करती है। बड़ी मुश्किल परिस्थिति बोल सकते हो आप इसको। भारत इराक, सऊदी अरब, रूस और यूएई से तेल खरीदता है और इन सभी अलग अलग तरह के तेलों की कीमतों का जो औसत निकाला जाता है उसे ही इंडियन बास्केट कहते हैं। चलो एक चीज़ और नई जानने को मिल गई, इंडियन बास्केट। तो 20 दिन में इंडियन बास्केट 106% महंगा हो चुका है, 106% महंगा हो चुका है। वहीं और भी तरह के बास्केट होते हैं, जैसे कि ओपेक बास्केट, मतलब जहाँ जहाँ से अलग अलग जगह से तेल निकलता है तो हर जगह का अलग अलग बास्केट। तो भारत इन सब जगह से तेल लेता है तो वो इंडियन बास्केट है। वही दूसरा और भी बास्केट है जिनके बारे में जानेंगे। ओपेक बास्केट है, ब्रेंट क्रूड बास्केट है और WTI बास्केट है। तो जहाँ जहाँ से ये ऑयल निकलते हैं वहाँ वहाँ का तेल कितना महंगा है ये बताइए। इंडियन बास्केट में 106% का चेंज देखने को मिला है, $186 ऑयल पहुंच चुका है। ओपेक बास्केट की बात करें तो 93% चेंज हुआ है। ब्रेंट क्रूड की बात करें तो 113 चल रहा है और WTI क्रूड की बात करें तो 97। तो अब बात जानेंगे ये बेंचमार्क आखिर होते क्या है। तो कच्चे तेल ये 3 बड़े बेंचमार्क हैं। दुनिया भर में कच्चा तेल मुख्य रूप से 3 बड़े बेंचमार्क के आधार पर पहचाना और बेचा जाता है, जिन्हें ब्रेंट, WTI और ओपेक बास्केट कहते हैं। ब्रेंट क्रूड उत्तरी सागर यूरोप के समुद्री कुओं से निकलता है और दुनिया का 2/3 तेल कारोबारी इसी के भाव पर टिका है। तो ये हो गया यूरोप। वहीं WTI अमेरिका के ज़मीनी इलाकों से निकलता है, मतलब जहाँ जहाँ अमेरिका ने ज़मीन कब्जा करके रखी है या अमेरिका की खुद की ज़मीन है वहाँ से जो ऑयल निकलता है उसे WTI ऑयल कहा जाता है और इससे बहुत शुद्ध भी माना जाता है क्योंकि अमेरिकी रिफाइनरीज इसे रिफाइन करके देती हैं। वहीं तीसरी में आता है ओपेक बास्केट, सऊदी अरब। ये खाड़ी देश है जो अरब, ईरान, इराक जैसे खाड़ी देशों के संगठन को ओपेक द्वारा उत्पादित अलग अलग कच्चे तेलों द्वारा एक औसत मिश्रण बनाया जाता है।
तो भारत पर होने वाले असर को हम 2 पॉइंट्स में समझेंगे। तो भारत अपनी ज़रूरत के 85% कच्चा तेल और 50% से जैसे ज़्यादा गैस आयात करता है, इसलिए वहाँ की हर हलचल हमारी जेब और इकोनॉमी पर असर डालती है। इसलिए हमें भी कब्जा करना पड़ेगा अमेरिका जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला पर कब्जा कर लिया और वहाँ का तेल अब अमेरिका के अंडर में है। अब वहाँ अमेरिका अपनी कठपुतली सरकार बैठाएगा और वहाँ का तेल उड़ा ले जाएगा। वैसे ही भारत को भी अब कब्जा करना पड़ेगा किसी देश पर जहाँ ऑयल ही ऑयल हो। समझ रहे हो गाइस? पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम बढ़ सकते हैं, इसी के बारे में तो बात चल रही है। इंडियन बास्केट के साथ इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड की भी जंग के बाद $73 से $14 प्रति बैरल पर पहुंच गया है, क्योंकि ये अगर कच्चा तेल इसी स्तर पर बना रहा तो सरकारी तेल कंपनियों के लिए मौजूदा कीमतों पर पेट्रोल, डीजल और गैस बेचना मुश्किल होगा, क्योंकि उन्हें जिस दाम पर वो खरीदेंगे और जिस पर बेचेंगे तो उन्हें घाटा होगा। ऐसे में आने वाले दिनों में गैस और पेट्रोल की कीमतों में 10 से 15 रुपये तक की बढ़ने की आशंका है। मेन चीज़ इसमें गेम प्ले करती है वो है सरकार अपने इसको कैसे काउंटर फेस करती है, क्योंकि ये तेल गैस से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं ये मेनली सरकार के अंडर, ये पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के अंडर में नहीं रहते। इसमें सरकार एक रोल प्ले करती है। आप ऐसे प्राइस गेन नहीं कर सकते, ये सब सरकार के अंडर में रहता है। सरकारी तेल कंपनियों ने फिलहाल अपने मार्जिन को कम करके या घाटा सहकर कीमतों को कंट्रोल में रखा है, लेकिन आखिर कब तक ऐसा रखेंगे? हमें नए रास्ते ढूंढने होंगे। तो देखते हैं आखिर मोदी सरकार इसे कैसे काउंटर करती है। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने संसद में साफ किया है कि भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पूरी तरह सुरक्षित है फिलहाल। हालांकि इसके बावजूद अगर अगले 1-2 हफ्ते तक क्रूड इसी तरह स्तर पर बना रहता है तो सरकार के पास दाम बढ़ाने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यानी कि इससे फ़र्क पड़ेगा मेरी गाड़ी में, आपकी गाड़ी में, हम सभी की गाड़ियों में फ़र्क पड़ेगा। वहीं मध्य प्रदेश में दाम देखें तो 106 रुपये लीटर पेट्रोल चल रहा है। दिल्ली में 94 रुपीज़ पेट्रोल चल रहा है और 87 रुपीज़ चल रहा है डीजल। और वहीं एमपी में 91 रुपीज़ डीजल चल रहा है। तो खाने पीने की चीज़ें भी महंगी हो सकती है। कच्चा तेल सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बनता, बल्कि पेंट, प्लास्टिक, फर्टिलाइज़र और दवाइयों के कच्चे माल में भी इस्तेमाल होता है। डीजल महंगा होने से माल ढुलाई महंगी होगी, जिससे फल, सब्जी और अनाज के दाम भी बढ़ेंगे। कुल मिलाकर आम आदमी का बजट बिगड़ जाएगा। और यही चीज़ है कि आखिर सरकार क्या स्टैंड लेती है, क्योंकि एक गैस, ऑयल, डीजल ये हर एक आदमी को आपस में जोड़ता है। आप देखो तो ये चीज़ें हर एक इंसान को कनेक्ट करती है, पूरी दुनिया को कनेक्ट की हुई है। तो अगर ये गैस, तेल, डीजल की सप्लाई रोकी जाए तो देखो पूरे देश को की इकोनॉमी रोकी जा सकती है। तो एक बहुत बड़ा पॉइंट है। यूरोप में गैस की कीमतों 30% से ज़्यादा उछाल आ चुका है। ईरान के कतर पर किए गए हमले का सबसे ज़्यादा असर यूरोप में गैस के दामों पर पड़ा है, तो तुरंत इस पर उछाल देखने को मिला है। यहाँ मुख्य गैस कॉन्ट्रैक्ट डच TTF बेंचमार्क एक समय करीब 30% तक उछलकर 70 यूरो पर पहुँच गया। हालांकि अभी यह 16% की तेज़ी के साथ 63 यूरो के करीब ट्रेड कर रहा है। ब्रिटेन में गैस की कीमतें 140% तक बढ़ चुकी है, क्योंकि कतर पर हुए हमले के बाद कतर ने साफ कहा है कि इसे ठीक करने में इससे देश की कंपनी की 17%, मतलब जहां अटैक हुआ जिस रिफाइनरी पर 17% डिस्ट्रॉय हो चुकी है। वहां की पाइपलाइंस वगैरह जो भी है इंफ्रास्ट्रक्चर 17% डिस्ट्रॉय हो चुके हैं और इसे बनाने में 3 से 5 साल लगेंगे। मतलब एक मिसाइल और आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ख़त्म।
तो जब ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया गया था तब लोगों को ये नहीं दिख रहा था कि ईरान का भी नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, नेचुरल बोल रहा हूँ, मतलब नेचुरल रिसोर्सेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको नुकसान होगा और उसे भी बनने में 3 से 5 साल लगेंगे। नहीं, लेकिन जब खुद के घर में गैस महंगी हो रही है, खुद की कंट्री में गैस महंगी हो रही, तो यूरोप कह रहा है अब हम हॉर्मुज़ स्ट्रेट में जहाज़ भेजेंगे, अब हम तेल की कीमतों के लिए कदम उठाएंगे। तो मतलब जब खुद पर असर हुआ तो आपको सब गलत लग रहा है। ब्रिटेन में गैस की कीमतें 140% तक बढ़ी हैं, पहले अभी 171 पेंस हो चुकी हैं तेल की कीमतें यहाँ, और वहीं युद्ध से पहले इसकी कीमत 71 पेंस प्रति थर्म थी। क्रूड और गैस के दाम बढ़ने की 2 मुख्य वजह हैं। सबसे बड़ी वजह यह है कि 2 कंट्रीज़ एक दूसरे के नेचुरल रिसोर्सेज पर, नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर, जो नेचुरल गैस है उसके, या एलपीजी का हो, ऑयल का हो, डीजल का हो, रिफाइनरीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर, उन पर हमला कर रही है। और ये हमला स्टार्ट किया था इजराइल ने। तो इसके लिए आप ईरान को ब्लेम नहीं कर सकते हो कि कतर पर ईरान ने हमला क्यों किया। क्योंकि कतर पर अमेरिका का बेस है, तो कतर से हमला होगा तो ईरान भी हमला करेगा, सिंपल सी बात है। और इजराइल ने पहले हमला किया ईरान पर, ईरान की ऑयल फैसिलिटी पर हमला किया, ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, तो कतर पर हमला किया ईरान ने बदले में, सिंपल। कतर का रास लफान प्लांट बंद हो चुका है। ईरान के ड्रोन हमलों में कतर के रास लफान को काफ़ी नुकसान पहुंचा। यह दुनिया का सबसे बड़ा LNG हब है और ग्लोबल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा 20% यहीं से आता है। पूरी दुनिया में सप्लाई के 20% मायने रखता है। जैसे 20% हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज गुजरते हैं, पूरी दुनिया का 20% ऑयल मार्केट यहीं से गुजरता है। हमले के बाद इस प्लांट को फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, इससे सप्लाई रुक गई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का लगभग बंद होना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बंद होना है। ये करीब 167 किलोमीटर लंबा जलमार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। ईरान जंग के कारण यह रूट अब सुरक्षित नहीं रहा। खतरे को देखते हुए कोई भी तेल टैंकर वहां से नहीं गुजर रहा। दुनिया के कुल पेट्रोलियम का 20% हिस्सा यहीं से गुजरता है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत जैसे देश भी अपने निर्यात के लिए इसी पर निर्भर है। भारत में अपनी ज़रूरत का 50% कच्चा तेल और 54% LNG इसी रास्ते से मंगाता है। ईरान खुद इसी रूट से एक्सपोर्ट करता है और काफ़ी देश इसी रूट से एक्सपोर्ट करते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग माय वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरा नाम है राजा चौधरी और मिलते हैं ऐसी जानकारी भरी और सही जानकारी भरी वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।